दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिस परेशानी को दूर ना किया जाए। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए कई तरह के गलत फैसले ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनके परिवार की ज़िंदगी तबाह होने में तनिक भी टाइम नहीं लगता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है जो 4 बच्चों की माँ भी होती है, एक ऐसा फैसला ले लेती है पति की गैर मौजूदगी में, जिसकी वजह से उसकी निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। लेकिन पुलिस जब केस की गहराई तक छानबीन करती है, लोगों के सामने सच्चाई करोद कर लाती है, इसे सुनकर लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते, लोग कहने के मजबूर हो जाते, वाह, क्या इस औरत को ऐसा करना चाहिए। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ। इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश में जाना माना झांसी जिला पड़ता है। उसी के अंतर्गत एक जाना माना टोड़ी थाना भी पड़ता है और ठीक उसी से जुड़ा हुआ एक जाना माना बुढ़ई गांव भी पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं उसी गांव के रहने वाले भूपत इधर बघेल की ही। भूपत बघेल के परिवार, उनकी अपनी पत्नी भी होती है रजनी बघेल, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होता है। लेकिन भूपत बघेल के टोटल इधर 4 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटा होता है। बड़ी बेटी जिसका नाम मुस्कान होता है, जिसकी उम्र लगभग अब 10 साल के आसपास होता है। सबसे छोटा बेटा इधर दिव्यांश होता है। लेकिन परिवार की मजबूरी को देखते हुए भूपत बघेल जो होते हैं, मौके पर जाकर वह हरियाणा के पानीपत में रहकर वहीं नौकरी करते थे और साल में उनका बराबर घर अपना आना जाना होता है। तौर तरीके से यह जो ज़िंदगी होता है भूपत का चलता है। अब सुबह के टाइम जो होता है, इधर अपने बच्चों को नहा स्कूल भेज देती, फिर शाम के टाइम खाना बना के बच्चों को सुला देती है। और घर में जो होता है, इधर भूपत की अपनी माँ और अपने जो पिता होते हैं रहा करते थे वहाँ से कुछ दूर पर ही। इधर भूपत को एक प्रधानमंत्री आवास योजना मिला था, जिसमें वह काफ़ी सालों से रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है, तौर तरीके से कोई चीज़ घर की कमी में महसूस नहीं होने देती है रजनी। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक अब 22 मई साल 2026 का ही। अब रात का जैसे 3 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त मुस्कान के कान में बड़ी तेज़ से इधर अपने ही अब भाई की चीखने की आवाज़ आती है। वह महसूस करती है, मुस्कान उठती है और अपनी माँ के अब कमरे में जैसे जाती फर्श पे जो नज़ारा देखती है वहीं पत्थर बन जाती है, क्योंकि उसके सामने उसकी अपनी माँ पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ी होती है और चीखना शुरू कर देती है। चीख की जो आवाज़ होती है पड़ोसियों की जब कानों में पहुँचती, पड़ोसी भागते भागते अब रात के वही 3 बजे के आसपास अब इधर आकर रजनी के कमरे में पहुँचते हैं। देखते कि रजनी पूरी तरह से फर्श पर खून से लथपथ अवस्था में पड़ी हुई है। और तभी गाँव के द्वारा इसकी जो सूचना होता है, या सूचना जाकर अब रजनी के अपने जो ससुर होते हैं करण बघेल को लग जाता है और अपनी सासू माँ होती फूला देवी को लग जाता है। दोनों जब खबर पाते हैं पैतृक निवास से भागकर अपनी नहू बही वाले मकान में आते, बहू को देखते फर्श पर वह भी वही चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। घर में रोना पिटना अब शुरू हो जाता, क्योंकि उस समय भूपत बघेल जो होता है मौके पर हरियाणा में इधर रोहतक में रहता था। इस बात को किसी कभी भर नहीं लगती, लेकिन फ़ोन द्वारा जानकारी जो होता है उसी वक्त गांव के द्वारा मिल ही जाता है। दूसरी तरफ हरियाणा में रोहतक में रहते हुए जब भूपत बघेल या खबर पाता है, तुरंत उसी समय निकल पड़ता है, उसके भी रोकना चिल्लाना शुरू हो जाता। दूसरी तरफ इसकी जो खबर होता है भोर के लगभग 8 बजे के आसपास के टाइम अब ढोड़ी पुलिस थाने में दे दिया जाता है। SHO राजीव कटिहार जैसी खबर पाते हैं तो अपने दल बल टीम और फोरेंसिक टीम को लेते हैं, तुरंत जो होता है बुढ़ई गाँव में पहुँच जाते हैं। घर के अंदर जाते एक फर्श होता है, उसी पर पूरी तरह से रजनी खून से लथपथ, ऐसा लगता है किसी ने तेजधार हथियार से रजनी की बड़े बेरहम तरीके से हत्या की है, क्योंकि गर्दन और शरीर के कई हिस्से जो होते हैं गहरे गहरे घाव पड़े हुए दिखाई दे रहे होते हैं। पुलिस की टीम नहीं समझ पाती कि आखिर रजनी का किसी के साथ ऐसी रंजिश क्या हो सकती है। वहाँ पर खड़े फूला देवी से पूछताछ किया जाता। फूला देवी यही कहती कि साहब, हम तो शाम के टाइम कभी कभार आ जाया करते थे, फिर यही चारपाई बैठ कर बाहर जो होता आंगन में हवा पानी लिया करते थे, फिर रात का सोने के वक्त जो होता हम अपने पैतृक मकान पर चले जाया करते थे, क्योंकि हमारा जो बेटा होता है इसी प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान में काफ़ी सालों से रह रहा है। लेकिन हमारे बेटे की मुसीबत है, जिसकी वजह से वह पानीपत में कमा धमा रहा है।
लेकिन साहब आखिर हमारी बहू का, हमारे परिवार का किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? और किसी से फालतू रिश्वत लेना देना भी नहीं है, ना खेतिहर वाली कोई ज़मीनी लफड़ा भी है। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? यह बात एसएचओ संजीव कटियार भी सुनते हैं। तौर तरीके से कमरे का विछड़ करते हैं तो कमरा तो होता, उसमें एक चारपाई होता, उसी चारपाई पर तकिया होता, तकिया के नीचे एक मोबाइल होता। पुलिस की जो टीम होती है उसको अपने कब्जे में ले लेती हैं। घटना के जब निरीक्षण करने के बाद यही पता चलता है यहाँ चोरी और लूटपाट के इरादे से नहीं किया गया है, बल्कि जो हत्या होता है सीधा का सीधा रंजिश रख कर किया गया है। आखिर जो होता है इधर रजनी का किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? भले 4 बच्चों की माँ के किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? वहाँ पर खड़े काफ़ी लोगों से पूछताछ भी किया जाता है। पुलिस की जो टीम पूछताछ करने की बॉडी का वहीं अब 9 बजे के आसपास पंचनामा भरती है और उठाकर अपने जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है। अब इस केस के खुलासे के लिए सबसे पहले पुलिस की जो टीम होती है रजनी की जो अपनी सासू माँ होती है फूला देवी के तहरीर पर अज्ञात हत्या के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। तब तक जो होता है शाम के टाइम में जो होता है भूपत भी पहुंच आता है। जब भूपत पहुंचता फिर पत्नी को देखता वहीं चीखना चिल्लाना भी शुरू कर देता है। तब तरीके से ले जाता है पोस्टमार्टम हाउस से पंचनामा करवा कर रिपोर्ट लेकर इधर बॉडी का तो संस्कार भी कर देता है और थाने में पहुंचता है। पुलिस की जो टीम होती है उससे पूछताछ करती है, आखिर तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी हो तो बताओ। यह बात जब सुनता उसी समय इनकार कर जाता है। पुलिस की टीम बड़े उलझन में फंस जाती है कि आखिर जब भूपत अब इधर रजनी का किसी के साथ दुश्मनी नहीं है तो आखिर रजनी की हत्या कौन कर सकता? काफ़ी सारे सवाल वहाँ के चिकित्सक साहब संजीव कटियार के मन में घूमने शुरू हो जाते हैं। और तभी उन्हीं के सामने जो होता है अचानक एक मन में विचारा पड़ता है, क्योंकि उन्हें उसी समय ज्ञात हो जाता है कि कमरे में जो होता है तकिया होता है, उसी तकिया के नीचे एक मोबाइल मिला हुआ था। पुलिस की टीम उसको कब्जे में लेती है, उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकलवा लेती है। तभी पता चलता है एक नंबर होता है, उस नंबर पर रजनी का जो होता है घटना वाली रात 11 बजे के आसपास कॉल किया गया होता है। और जब पता चलता है कि वह नंबर जो होता है लगातार कई दिनों से चट में हुआ करता, बार बार रजनी का उस नंबर पर कॉल आना जाना लगा रहता था। पुलिस का शंका उस अनजान नंबर पर टिक जाता। पुलिस की टीम जब उस नंबर के बारे में अब जानकारी लेती, पता चलता वह जो नंबर होता है वह नंबर किसी राजपाल अब रक्षापाल बघेल का होता है और जो बूढ़े गांव का ही रहने वाला होता है। पुलिस की टीम यह जानना चाहती कि रक्षापाल बघेल का जो होता है रजनी के मोबाइल से क्या लेना देना है, काल का क्या करने का नतीजा है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी समय एक्शन में आती। इंस्पेक्टर साहब होते संजीव कटियार उसी समय थाने में इधर भूपत को बुलाते, पूछताछ करते। अच्छा एक बात बताओ, रक्षापाल बघेल तुम्हारे घर क्या क्या आना जाना है या तुमसे कुछ लेना देना हो? अब जैसे रक्षापाल बघेल के बारे में उधर भूपत यह बात सुनकर करने लग जाता साहब वह तो हमारे गांव का ही दबंग ठाकुर इधर सुमेर सिंह का ही अपना ही बेटा है भूपेश पर, जो मौके पर अपने इलाके में दबंगई और साथ में सूद पर पैसे देने में माहिर है। साहब वह खेतिहर जाने माने खेतिहर किसान भी हैं, उनके घर हमारी मजदूरी भी चलती है। और इसी बीच जो तक कभी कभी भूपत यही बात कह देता है कि साहब हमारा जो होता है रक्षापाल के साथ कभी कभी उठका बैठका पीना सारा भी चलता रहता था, लेकिन हमें नहीं पता है कि साहब हमारे घर उसका भी आना जाना है, क्योंकि आज तक हमें इसके बारे में जानकारी भी नहीं लगी। पुलिस की जो टीम होती है टीम लेती है और सीधा का सीधा अब 24 मई को ही अब पहुंच जाती है इधर रक्षापाल बघेल के घर। लेकिन रक्षापाल बघेल चारपाई पर बैठा होता है। जैसे पुलिस को देखता है उसी समय फर्राटा भरता है। पुलिस की टीम धर दबोच से लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन पहले जैसे रजनी की हत्या के बारे में पूछताछ किया जाता है 3-4 बात करना शुरू कर देता, पुलिस को मडराना शुरू कर देता। लेकिन पुलिस की टीम अपनी पुलिसी अंदाज जब दिखा देती ना, तैसे तुरंत ही रक्षापाल बघेल कबूल कर लेता है। अब जो सच्चाई रखता है इसे सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है सन्न रह जाती है। असल में उत्तर प्रदेश का एक जाना माना जिला पड़ता है झांसी, उसी का महुरानीपुर जाना माना इलाका पड़ता है पिपरी एक गांव पड़ता सटा हुआ। वहीं के रहने वाले राजा राम जाटो जी होते हैं। उनके परिवार में उनके पूरी पत्नी भी होती है देवकाली, लेकिन उनके टोटल 4 बच्चे भी होते हैं। उनके पास थोड़ी बहुत खेतिहर ज़मीन होती है, लेकिन वह मेहनत मजदूरी कर अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण भी किया करते थे। लेकिन रजनी थी बड़ी खूबसूरत चंचल थी, उसी खूबसूरती की वजह से काफ़ी युवक जो होते उसके दीवाने हुआ करते थे, लेकिन उस युवक को भाव कभी नहीं देती थी। लेकिन इसी बीच राजा राम को पूरी तरह से मन में चिंता समा जाता है कि हमारी बेटी अब शादी के दहलीज पर पहुंच चुकी, उसकी शादी कर देना बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए राजा राम अपनी बेटी रजनी के लिए रिश्ते की तलाशी करते, काफ़ी खोजबीन करते हैं। तभी उन्हीं की नज़र में जो होता है बड़ी जल्दी जाकर बूढ़ी गांव का रहने वाला इधर भूपत
नजर आ जाता है। और जैसे ही आता है तो इधर जाकर भूपत के परिवार वालों से बात करते, देख रेख करते हैं। देख रेख करने के बाद साल 2014 में जाकर धूमधाम तरीके से भूपत के साथ रजनी की शादी हो जाती है। अब जब रजनी इधर अपने ससुराल पहुंचती है तो अपने आप को बड़ी ही इधर एक खुन्नस बड़ी नज़रों से घूरती है, सोचने लग जाती कि हमें ऐसा पति नहीं चाहिए था जैसा पति है, क्योंकि उम्र में जो होता है इधर भूपत रजनी से काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन रजनी अपने जीवन के सारे दुखों को उसी समय स्वीकार कर लेती है, सुखों को त्याग कर लेती है और भूपत के साथ रजनी की ज़िंदगी तौर तरीके से चलना शुरू हो जाता है। वक्त बीतता है, धीरे धीरे जब वक्त बीतता है कई सालों के अंदर जो होता है रजनी टोटल 4 बच्चों की माँ भी बन जाती है, जिसमें 3 बेटियाँ और टोटल 1 बेटा हो जाता है। और पारिवारिक खर्चा बढ़ता, पारिवारिक खर्चा बढ़ने के बाद भी जो होता है इधर तौर तरीके से घर में खुशी तो होता है, लेकिन तब खर्च बढ़ महसूस होता है जब बच्चे पढ़ने स्कूल जाने की जिद करना शुरू कर देते हैं। भूपत जो होता है मजदूरी करने से इतना खर्च ना झेल पाता, जिसके वजह से परेशान हो जाता। तभी घटना से मात्र अब 2 साल पहले दिवाली का महीना होता है साल 2023 में। अब वह कमाने के लिए हरियाणा के पानीपत चला जाता है अपने दोस्तों की मदद से, फिर वहाँ फैक्ट्री में नौकरी करने लग जाता है। अब रजनी जो होती है अपने पति से लगातार फ़ोन पे संपर्क दुखों को शेयर पेयर किया करती थी, लेकिन कुछ माह के बाद जो होता है अब भूपत अब गांव में अपनी पत्नी के हाथों में पैसे भेजना शुरू कर देता है। और कभी कभी इधर जो होता है रजनी अपनी सासू माँ से मुलाकात कर तो तरीके से वह सेवा पानी में कमी नहीं छोड़ती है। लेकिन इसी बीच रजनी को जो होता है प्रधान की तरफ से एक प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल जाता है, जिसकी वजह से रजनी अपने सास ससुर से अलग रहना शुरू कर देती है, खुली मिजाज में हो जाती है, किसी की गुलामी नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से अपनी ज़िंदगी बड़े तरीके से गुजारती है। लेकिन रजनी के बच्चे जो होते हैं पढ़ाई पहुँचते स्कूल भी जाना शुरू कर देते हैं। दिन भर तो रजनी का बीत भी जाया करता था, लेकिन शाम को टाइम जो होता है उसकी रात की यादें काटने को दौड़ना शुरू कर देती है। क्योंकि रजनी भले ही 4 बच्चों की माँ होती है, लेकिन उसकी जो स्थिति होती है वह स्थिति में वह चाहती थी कि हमारे साथ हमारा पति हमेशा मौजूद रहे, ताकि हमारी ज़रूरतें में कसर कोई ना टूटे। यही सब सोच आज कर रजनी रात में अड़चने पे अड़चना लेना शुरू कर देती है। क्योंकि इधर भूपत जो होता है साल में कभी 1-2 बार ही घर आना जाना होता था। इधर पैसे में मजबूरियों को देखते हुए भूपत शहर में उलझ जाता है और रजनी अपनी ज़िंदगी को संवारने में उलझा मानना शुरू कर देती है और सोचने लग जाती है काश अपनी ज़िंदगी के लिए कोई एक मर्द का सहारा मिल जाए। और तभी इसी बीच जो होता है वहाँ से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर रहने वाला रक्षापाल बघेल मिल रहा था। रक्षापाल बघेल ऑलरेडी शादीशुदा, उसके भी 4 बच्चे भी होते हैं, लेकिन अपने घर का एक दबंग युवक भी होता है। गांव में लोगों के घर सूतों पर पैसे बांटने का उसका अलग पेशा भी होता है, उसका रुतबा अलग होता है। लेकिन राजपाल बघेल का कभी कभी रजनी के घर से आना जाना होता। तभी एक शाम लगभग 8 महीने पहले अब रजनी के घर से गुजरा, तभी रजनी को देखता है कि रजनी जो थी चौखट पर शौक श्रृंगार कर बैठी होती है। उस शौक श्रृंगार को देखकर रक्षापाल बघेल अब रजनी के मन को भांप जाता है, जिसकी वजह से जब भी घर पहुँचता है अब रजनी को भाभी देवर का रिश्ता बनवाकर हंसी टटोले करने का सीमा पार करना शुरू कर देता है। और एक दिन दोपहर के टाइम रक्षापाल बघेल जो होता है रजनी के घर जब पहुंचता है, पहुंचने के बाद उसके सामने ऐसी ऐसी बात जिसकी वजह से रजनी की बातों को उसी समय अहमियत देता है। और फिर रजनी और रक्षापाल बघेल के बीच अब जो होता है अनैतिक रिश्ता बरतने की वह बारी भी आ जाती है, क्योंकि रात के टाइम में जो होता है उसके घर में उसके कमरे में कोई ना होता। और इधर खुद रजनी फ़ोन के द्वारा अब रक्षापाल बघेल के पास कॉल कर देती। फिर जो होता है अब रिश्तों को अंजाम दो होता है बराबर पति के पीठ पीछे शुरू हो जाता है। यह सिलसिला चलता है बराबर। रजनी जो होती है रक्षापाल बघेल के प्यार में अंधी सी हो जाती है, अपना पति जो होता है रक्षापाल बघेल को मान लेती है। जिंदगी के सारे सुख जो होता है रक्षापाल बघेल को सौंप बैठी और रक्षापाल बघेल जो होता है हर सुख को पूरा करने के लिए हर पैसे को ताक पर रखता आता है। और फिर सिलसिला चलता है, सिलसिला चलने लग जाता है प्यार का। धीरे धीरे दोनों की ज़िंदगी ऐसे चलकर अब 7 महीने का वक्त बीत जाता है। तो इधर पूरी तरह से रजनी रक्षापाल बघेल की इस तरह दीवानी सी हो जाती है कि अब जब भी रजनी रक्षापाल के सामने पड़ती शादी के लिए दबाव मारती करने लग जाती है कि हम अपने पति अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार है, तुम भी अपनी पत्नी अपने बच्चों को छोड़ो और हमारे साथ शहर चलो और फिर दोनों मिलकर मंदिर में शादी कर लेंगे, फिर अपनी ज़िंदगी बड़े ऐसो आराम से बिताएंगे। लेकिन रक्षाराम बघेल जब यह बात रजनी के मुंह से सुनता उसी समय उसके पैर नीचे जमीन खिसक जाता, करने लग जाता है कि नहीं, यह ज़िंदगी सिर्फ मौज के लिए बना हुआ है। उम्र भी देखो, पड़ाव भी देखो, शौक तो पूरे हो रहे हैं, काफ़ी सारे बात करता, लेकिन रजनी जिद लगा कर बैठ जाती, नहीं शादी तो करना है शहर जाकर। और यह बात सुनकर हर बार जो होता है मन में मोड़ ला लेता और रक्षाराम जब भी पहुँचता तब तरीके से खुश तो होता, लेकिन समय दुखी का तब आता इधर रजनी कह देती है कि शादी करनी है, जल्द करनी है। यह बात सुनकर रक्षाराम पूरी तरह से पागल होता है, जब भी दबाव देखता सनस रह जाता। और इसी बीच अब जो होता है
रजनी के जीवन को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए बहुत ही खतरनाक फैसला अब रक्षाराम बघेल ले बैठता है। और तभी घटना से मात्र 2 दिन पहले बाजार जाता है, एक 400 रुपये का एक तेज तर्रार हथियार लेता है, फिर लाता अपने भूसे में रख लेता है और फिर मौके के इंतजार करता है। और ठीक 22 मई साल 2026 को ही इधर रात को लगभग 10 बजे के आसपास रजनी के घर जो होता है पहुंचता है, लेकिन देखता उसकी सासू माँ जो होती फूला देवी चारपाई होता है, उसी चारपाई पर बैठकर खांसी पे खांसी किए जा रही होती हैं, जिसकी वजह से अपने प्लान को उसी समय फिरा देखकर वापस तो आ जाता है, लेकिन जब वापस पहुंचता है तो उसके जो करवटें होती पूरी तरह से आसमानों में होती हैं। हर बार उड़ेरे पुड़ेरे सोचे जा रहा था कब मौका मिले कब दिया जाए, लेकिन जैसे ही रात का अब इधर 11 बजे के आसपास का टाइम होता रजनी फ़ोन कर देती रक्षाराम बघेल के पास, करने लग जाती है सासू माँ अपने पुराने पैतृक मकान पर चली गई है और बच्चे भी कमरे में सो गए, तुम बड़े आराम से आ जाओ। अब यहाँ फट जैसे पाता उसके चेहरे पर चराहट आ जाती है। रक्षाराम बघेल उसी समय उठता है, भूसे में जाता, वहीं तेज तर्रार हथियार लेता है, हाथ में झुलाते हुए पहुँचता। रजनी पीछे वाला दरवाज़ा खोल के पहले रख देती है और जैसे दरवाजे पहुँचता दरवाजे पर हाथ मारता, दरवाज़ा तो रक्षाराम के बगैर हाथ लगाए खुल जाता है और रक्षाराम अंदर जाता है। रजनी उसकी मुस्कुराहट के साथ स्वागत भी करती है और इधर चारपाई होता है उसको छोड़कर नीचे एक चटाई बिछाती है, फिर उसके बाद वहीं 3-4 बातें करती है, फिर जिद करती है कि शादी करने का, जिसकी वजह से अब बात सुनकर रक्षाराम बघेल वही सन सा हो जाता है, लग जाता है कि ज़िंदगी जियो इसमें क्या रखा है। लेकिन यही शादी की अड़चन को लेकर रक्षाराम बघेल और रजनी के बीच झगड़ा, जिसकी वजह से वहीं खुन्नस खाकर उसी वक्त जो होता है वही तेजधार हथियार लहरा देता है और रजनी इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेरहम तरीके से चली जाती है। फिर उसी हथियार को हाथ में लेकर दरवाजे के पीछे से निकलता, फिर अपने खेत में जाता है और वही जो होता है उस हथियार को डंप कर देता, फिर जाता है अपने आंगन में चारपाई, उसी चारपाई पर जाकर आराम से सो जाता है। सोच लेता है कि इसमें तो हमारा नाम आएगा नहीं, लेकिन पुलिस के सामने नाम तब आता है जब सीडीआर डिटेल में या पूरी तरह से जाहिर हो जाता कि आखिर लास्ट कॉल रजनी जो थी रक्षाराम बघेल के मोबाइल पर ही की थी। शंका के घेरे में ना आकर पूरी तरह थाने में टूट जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आते सुनकर अब खुद जो थी फूला देवी और उनके कारण पति होते हैं पूरी तरह से टूट जाते हैं। वह भी सोचने मजबूर होते आखिर 4 बच्चों की माँ की जिम्मेदारी अब कौन निभाएगा। काफ़ी तरह के सवाल लोगों के घर में घेर भी जाते हैं, लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं, लोग तरह तरह के बातों सोचने पर मजबूर भी हो जाते हैं। आखिर पुलिस की टीम जो होती है रक्षाराम बघेल को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में रक्षाराम बघेल के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल भी देती है। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।